हे गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। मैं सब दीपक वास तो आप सबका स्वागत करता हूँ। गाइस, लास्ट एपिसोड मिला था, हमने देखे थे कुछ क्लास टॉपिक्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन। तो हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी, एटॉमिक, मेटालिक कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली हमने। बिसाइड दैट आज हम स्टार्ट करने वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एंड एंट्रेंस, कलर थ्योरी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। ये 3D सीरीज की जगह आप 4D 5D सीरीज लिख सकते हो, बट हमारे थ्योरी सिलेबस में 3D के बारे में डिस्कस किया तो हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो कलर थ्योरी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट हम देखने वाले हैं, या आप हेडिंग लिख सकते हो कलर थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। अब आपने देखा होगा कि आप दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद आपको कलर दिखते हैं, है ना। कितने कलर है? टोटल 7 कलर है ना। उसका नाम क्या है? विबगॉयर, 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 विबगॉयर। अरे की स्पेलिंग ऐसी होती है, जॉय, है ना। 7 कलर है। अब ये हमारे विजिबल कलर है, दिस इज कॉल्ड एज विजिबल कलर। विजिबल कलर है तो इनका रीजन है तो उसको बोलते हैं विजिबल रीजन, यानी जिस रीजन में हम देखते हैं इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। अब जब भी कोई चीज अगर आपको कलर दिखती है तो वो किस ऊपर डिपेंड करती है? उस कलर के वेवलेंथ के ऊपर। कोई कलर अगर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ पे लाइट गिर रहा होगा, उसके बाद वो आपको कलर दिख रहा होगा। तो कलर का वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड बाय नैनोमीटर। 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक ही आप लाइट एनर्जी को कलर के फॉर्म में ले सकते हैं। 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में आपको कोई भी लाइट अगर कहीं पे गिर रही है तो आप उसको कलर के रूप में देख सकते हो। अगर इससे ज्यादा हो गया या इससे कम हो गया, इससे कम आपको नहीं दिखेगी, नॉट विजिबल, है ना। इसमें इंट्रा यूवी, फार यूवी, है ना। सॉरी, इधर इधर इंट्रा नहीं आता है, इधर आता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आते हैं। इधर आता है इंफ्रारेड आता है, अल्ट्रावायलेट रेड आता है। तो इधर वाले हाईली मोर एनर्जेटिक यहाँ पे क्या होती है? लाइट होती है, तो आप उसको देख नहीं पाओगे अपने आंखों से कौन सा कलर है, इसको भी आप नहीं देख पाओगे। ये माइक्रोवेव्स है, जिसको ओवन भी यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्सटेंस अगर आपको कलर दिखा है तो ध्यान रखना उनकी वेवलेंथ 350 से 750 नैनोमीटर के बीच होती है, बेसिक है। पर हमें पढ़ना है कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसके लिए हमने ये थोड़ा सा 7 कलर का सिनारियो देख लिया कि 7 कलर है, 7 कलर के रेंज होते हैं 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में आप देख सकते हो। अब मेरा कलर, ये जो मेरा शर्ट पहना है ये ऑरेंज कलर का है, इसका क्यों दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का? तो इसका मतलब क्या होगा? सनलाइट से 7 कलर आए, 7 कलर आने के बाद इसने सिर्फ ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया और यही क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर आपको कलर नजर आ रही है, इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन का सिनारियो होता है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास पेन है, पेन की पहला क्या देखूंगा? ब्लू। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें से सनलाइट से कलर आई, सनलाइट में से कितने कलर आएंगे? 7 ही कलर आएंगे। 7 में से इसने एक कलर एब्जॉर्ब किया, कौन सा? ब्लू, और वही क्या कर दिया? इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसमें देखो ये ब्लैक दिख रहा है। अब ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? हमारे पास तो 7 कलर में ब्लैक कलर तो है ही नहीं, है ना। इसका मतलब सनलाइट से इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए और कौन सा रिफ्लेक्ट करना ये भूल गया, इसलिए क्या दिख रहा है आपको? ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप, ये इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? रेड कलर। इसका मतलब क्या होगा? सनलाइट से 7 कलर इसने एब्जॉर्ब किए, 7 में 7 कलर इसमें गिरे, इससे से कौन सा एब्जॉर्ब किया? रेड। तो हर कोई सब्सटेंस जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वही क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा, उस टाइप से आपको कलर दिखेगा। ह्यूमन बीइंग के हेयर अगर आपने देखे होंगे तो ह्यूमन बीइंग के हेयर कैसे? ब्लैक है, कुछ लोगों के ब्राउन है, कुछ लोगों के अलग अलग है, कोई बरगंडी कलर लगा के अलग शाइन कर लेता है। तो ह्यूमन बीइंग के जो हेयर का जो कंपोजिशन है, इसमें जब देखा गया तो इसमें 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। इसमें 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? अमाइनो एसिड है। और इसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एलिमेंट के कारण हमारे हेयर जो है ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट और अलग, अगर अलग टाइप का मिल गया या कलर्स मिल गया आपको, आप कलर का डाई करते हो ना, तो ये ट्रेसेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के कारण होता है। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कलर थ्योरी। अब कलर थ्योरी ध्यान रखना कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कब कलरफुल दिखेंगे? जब उसके ऊपर क्या होगा? सनलाइट गिरेगी। सनलाइट गिरेगी तो जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे, क्या वही कलर दिखा पाएंगे? जानने के लिए हमें देखना है। तो साइंटिस्ट ने देखा गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखोगे कैडमियम से लेके जिंक तक ये एलिमेंट है। अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, दिस आर द चार्जलेस मॉलिक्यूल्स, कैडमियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक तक जाएगा। ये चार्जलेस मॉलिक्यूल है। तो जब आप इनको स्टडी करने जाओगे तो ये आपको कलरलेस नजर आएंगे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जब ये आयन फॉर्म में होंगे या कंपाउंड फॉर्म में होंगे तभी ये कलर शो करते हैं। जब ये एलिमेंटल स्टेट या एलिमेंट स्टेट में इनको आप एक तो ये आपको व्हाइट कलर में दिखेंगे, नहीं तो एक डिफरेंट कलर में आपको नजर आएंगे। बट अगर इनमें आपको ब्लू, रेंज, ऑरेंज और ग्रीन कलर देखना है तो आपको इनकी कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो कलर थ्योरी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं कब? ये जब कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा, आपने अपने अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखे। तो इन्होंने बोला है कि जब भी आप
का डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करेगा। कब ये शो करेगा? जब ये विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। विजिबल रेडिएशन, दिखने वाले सनलाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे, तभी ये कलर शो करेगा। अब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है कैडमियम से लेकर जिंक, फॉर एग्जांपल दिस मेटल। अब ये कलर कब शो करेगा? जब ये केटायन फॉर्म में रहेगा या कंपाउंड फॉर्म में रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कब शो करेंगे? जब वो केटायन फॉर्म में रहेंगे या कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे। तो इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना पड़ेगा Ar, आपके पास है 3d 4s, इसके बाद क्या लिख सकते हो 4p, इसके बाद क्या लिख सकते हो 5s, इसके बाद क्या लिख सकते हो 4d। इस टाइप में सीरीज होता है लिखने का। दिस इज इनर ऑर्बिटल, दिस इज आउटर। आउटर ये इनर हो गया। 4d क्या होता है? इनर। तो समटाइम्स को ऐसा लिखा जाता है 4d0 5s, ठीक है ना। ये आपने व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय यूजिंग डी ब्लॉक एलिमेंट आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसमें आपने सब सीरीज देखा होगा। ऑलराइट, तो हम देख रहे हैं कलर थ्योरी। अब इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, मेन पॉइंट पर। तो ध्यान रखना कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करेंगे कब? जब ये केटायन फॉर्म में रहेगी या कंपाउंड फॉर्म में रहेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको केटायन फॉर्म में कब आते हैं आपको पता है? डी ब्लॉक एलिमेंट कब केटायन फॉर्म में आएंगे? जब वो कंपाउंड बनाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो जैसे मेरे पास है ये कैडमियम के पास है एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s2। पहले मैं ले लेता हूं ऐसा इनर डी ऑर्बिटल 4s2 3d1, इसके बाद क्या आता है 4p0 और आगे मैं ले सकता हूं, ठीक है 4d0। अब सपोज करो ये एलिमेंट है, आपको भी फिलहाल कलरलेस नजर आएगा, ठीक है। इसमें कुछ सिनेरियो में आप इसमें सनलाइट गिराओ या आपको कलरलेस दिखेगा। फिर मैं से क्या करता हूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो +2, ये हो जाएगा Ar 3d1 4s0 4p0। ये आ गया केटायन फॉर्म में। अब ये केटायन क्या करेगा? कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा? ये डिपेंड करता है कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। अब ये आपका जो है ये जो कैडमियम है, ये किसी न किसके साथ रिएक्ट होगा, बिकॉज अभी केटायन फॉर्म में आ गया। जब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। जैसे इसके ऊपर चार्ज आ गया तभी रिएक्ट होगा। अब ये रिएक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ लुईस बेस एंड लुईस एसिड। आपको पता है लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अब इसने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब ये जब भी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो कोई दूसरा एलिमेंट आएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा होगा। तो इसको शॉर्टकट में लिखता होता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये है हमारा कोई मेटल जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये इसका डी ऑर्बिटल, ये इसका डी ऑर्बिटल। पता ना डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में 5, dxy dyz dxz dx2 माइनस y2 dz2। 1 2 3 4। इसके बाद क्या आता है 4s ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद क्या आता है 4p, ओके। ये 3d 4s इस टाइप से, ओके। तो सपोज करो कोई मेटल था आपके पास, इसको हमने कंपाउंड बना रहे। कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया। जितना चाहे जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितना लूज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हमारे मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सपोज करो उसका ऐसा ऑर्बिटल खाली हो गया। इसके बाद 4p आता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ये इस टाइप से। अब एक कंपाउंड आएगा, ये हमारा हो गया एलिमेंट जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कंपाउंड बनाएगा। अभी दूसरा एलिमेंट आएगा जो हम उसको बोल देते हैं डोनर ग्रुप। ये डोनर, अभी रिएक्शन करने से पहले इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। फर्दर जब रिएक्शन में बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सेप्टर। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा? उसके पास होगा इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। जैसे H2 में अगर आपने देखोगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो दिस आर द कॉल्ड एज अ डोनर। अगर मैं इसका यूज करके इसके साथ बॉन्ड बनाऊं तो ये अपने लोन पेयर का यूज करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इसका यूज करके इसके साथ बॉन्ड बनाऊं तो ये अपना नेगेटिव चार्ज का यूज करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का यूज करके आगे वाले मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको बाइंड करता है, तो इसको बोला जाता है डोनर। या जो डोनर का दूसरा भी नाम है, जो अपना लोन पेयर का यूज करके या नेगेटिव चार्ज का यूज करके आगे वाले एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, उसको बोलते हैं लिगैंड। ठीक से बोलना, लिगैंड। लिगैंड ये वर्ड यूज किया है ग्रीक लेटर लिगेंस से, बाइंड करने वाला, अपना इलेक्ट्रॉन देके आगे वाले को बाइंड कर देगा, ठीक है। ये लिगैंड। देखो इसमें बता के हम कंपाउंड बना रहे हैं, हमें देखना है कलर थ्योरी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कलर थ्योरी शो करते कब? जब वो केटायन में रहेंगे, नहीं तो कंपाउंड में रहेंगे। तो ये केटायन में आ गया, ये केटायन में आने के बाद हम क्या बना रहे हैं? इसका कंपाउंड। अब ये हो गया केटायन। अब आएंगे आपके लिगैंड। कितने लिगैंड आएंगे? डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी कितनी है। जितना ये ऑर्बिटल यूज देगा आपको, उतनी उसके हिसाब से वो लिगैंड अरेंज होते हैं। इसके 4 ऑर्बिटल अगर यहाँ पे खाली है तो 4 लिगैंड आएंगे, 6 खाली तो 6 आएंगे। तो सपोज करो ये लिगैंड आ रहा है,
ये लिगैंड आएगा, एस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करके बॉन्ड बनाएगा, पी का यूज करके बॉन्ड बना देगा। बट उन्होंने देखा है कि जब मेटल कैटायन के बाद लिगैंड डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो दे फाइंड आउट कि जैसे लिगैंड डी ऑर्बिटल के पास आया इलेक्ट्रॉन देने, और अभी हमारा मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, तो देखो जैसे मेटल के डी ऑर्बिटल के पास लिगैंड आता है तो लिगैंड में है इलेक्ट्रॉन, और अब सपोज करो कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के डी ऑर्बिटल में और लिगैंड के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, क्रिएट होता है रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये आपका मेटल था, ये आ गया एक दूसरा एलिमेंट जिसका नाम रख दिया लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस मेटल के sp के साथ बॉन्ड बना लेगा ऑर्बिटल का यूज करके, पर जब वो डी ऑर्बिटल के पास आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनमें होता है इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन में क्या हो जाता है कि आपके लिगैंड का लोन पेयर और मेटल के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, रिपल्शन, जिसके कारण रिपल्शन होने के कारण डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, अनस्टेबल। डी ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है तो डी ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन, इसके इलेक्ट्रॉन का और अपने इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन अवॉइड करने के लिए अपने डी ऑर्बिटल को दो ग्रुप में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है। एक बन जाएगा नीचे 3 ग्रुप में डिवाइड होगा और ऊपर आएगा 2 ग्रुप में। अब नीचे 3 ग्रुप में जनरेट हुआ तो ट्रिपल इसमें जनरेट हुआ तो इसको कहा जाता है, डिनोट किया जाता है T2G। T का मतलब 3 इसमें डिवाइड हुआ है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑर्बिटल्स, टोटल 5 ऑर्बिटल है, 5 में 3 नीचे आ गए, तो इसको बोला टी का मतलब ट्रिपली जनरेट, जी का मतलब जनरेट, और 2 का मतलब हर ऑर्बिटल में 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, टोटल 5 है, 5 में 10, यानी डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल ऊपर देखो 2 ग्रुप में जनरेट हो गया, तो इसको बोलते हैं ईजी। इसको एक्चुअली हम डीजी लिख सकते थे, डी का मतलब डबल ई, जी का मतलब जनरेट, पर ऑलरेडी यहाँ पे डी वर्ड यूज कर चुके हैं ऑर्बिटल के लिए, हमारा डी ब्लॉक का डी यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी ना यूज करते हुए क्या यूज किया है, ईजी। तो कीप इन माइंड, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कब शो करेगा, जब वो केटायन फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में रहेगा। तो हम जब कंपाउंड बना रहे थे तो ये आपका मेटल और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। तो जब लिगैंड आता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, तो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, जिसके कारण डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, अनस्टेबल। खुद को स्टेबल करने के लिए ये 2 ग्रुप में स्प्लिट होता है, इसको बोलते हैं T2, जिसको क्या बोलते हैं, ईजी, या समटाइम इसको बोलते हैं, ये नीचे है तो इसको बोलते हैं लोअर डी ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं, हायर डी ऑर्बिटल। क्योंकि जैसे स्प्लिट हो गया आपके डी ऑर्बिटल 2 ग्रुप में, अभी दोनों डी ऑर्बिटल क्या हो गए, स्टेबल, बाद में लिगैंड अपना लोन पेयर का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियस जहां पे उसको रिक्वायर्ड है उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो गई वहां पे वो बॉन्ड बना लेंगे। तो आपको इतना डिटेल नहीं जाना, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करता है कब, जब वो केटायन फॉर्म में रहेगा या ट्रांजिशन फॉर्म में रहेगा, सॉरी केटायन या कंपाउंड फॉर्म में रहेगा। जब कंपाउंड बनाते हैं तो ध्यान रखना, मेटल का डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन देने आया उसके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन। इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए डी ऑर्बिटल क्या करता है, 2 ग्रुप में स्प्लिट होता है। वो बोलता है कि मेटल लिगैंड तो वहां जा मेरे साथ बॉन्ड बना, बट कंडीशन ये सबसे पहले मुझे स्टेबलाइज होने थे, तो 2 ग्रुप में स्टेबलाइज होता है। इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं ईजी, इसको बोलते हैं लोअर डी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, हाई डी ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल नीचे इनकी एनर्जी कम होती है, ये ऑर्बिटल ऊपर इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, ध्यान रखना है। फिर आके यहाँ पे बॉन्ड बन गया, जैसे बॉन्ड बन गया, ये डी ऑर्बिटल लिगैंड के बीच में बॉन्ड बन गया, आपको मिल जाता है कंपाउंड। उस कंपाउंड को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस कंपाउंड का आप नाम दे सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस टाइप से कहा जाता है। तो ये देखो मेटल और ये लिगैंड के बीच में बॉन्ड है, सपोज करो 6 लिगैंड आके मेटल के साथ बॉन्ड बना लिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सनलाइट फॉल करेंगे। अब यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई है, हमने सनलाइट फॉल किया, हमें देखना है कि इस कंपाउंड का कलर कैसा है ना। जब भी रिएक्शन होती है तो एक तो लिक्विड स्टेट में रिएक्शन होगी, नहीं तो सॉलिड स्टेट में रिएक्शन होगी, मैक्सिमम लिक्विड स्टेट में रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे हमने कंपाउंड बना लिया, हम सनलाइट फॉल करेंगे, इसको हम ये जो जिस बीकर में रिएक्शन की उस बीकर को हम सनलाइट में रख देंगे, तो देखते कौन सा कलर हमें दिखता है कंपाउंड का। तो जैसे सनलाइट हमने इसके ऊपर फॉल किया तो पता चला सनलाइट में कलर कितने होते हैं, 7 वीप गॉयर, उसको ऐसा बोलते, ठीक है। जैसे आपने सनलाइट फॉल किया, ये क्या करेगा, ये जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये 7 में से एक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा,
साथ में से अगर इसको लगता है ग्रीन एब्सॉर्ब करना है तो ग्रीन करेगा, रेड करना है तो रेड। तो जैसे हमने एनर्जी इसके ऊपर फॉल की मेटल के ऊपर, मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये एनर्जी किस पे गिरती है? सबसे पहले एनर्जी जैसे गिरी तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब कौन करता है? डी ऑर्बिटल एब्सॉर्ब कर लेता है। कीपिंग में जैसे आपने मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनर्जी फॉल कर दी, रिएक्शन हो गया, कंपाउंड बन गया, उसके ऊपर आपने सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, तो सनलाइट से जो एनर्जी आएगी वो क्या करता है? मेटल का डी ऑर्बिटल क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। साथ में से कोई भी एक कलर की एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर लेगा और एब्सॉर्ब करने के बाद एक सिनेरियो करता है। कौन सा सिनेरियो? अगर आपके डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो बच गए, बॉन्ड बनाने के बाद बच गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है? 7 कलर में से कोई भी एक कलर आपका डी ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे यहां बैठा है ये एब्सॉर्ब कर लेगा। आपने क्या किया? कंपाउंड बनाया मेटल लिगैंड का, इसको सनलाइट में एक्सपोज किया, फिर जैसे सनलाइट में एक्सपोज कर दिया तो ये जो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स है 7 में से एक कलर क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करेंगे। और जैसे एब्सॉर्ब किया तो सारा एनर्जी कौन एब्सॉर्ब कर लेगा? डी ऑर्बिटल एब्सॉर्ब कर लेगा, बोलेगा कि सारी एनर्जी मुझे दे दो, मेटल का डी ऑर्बिटल का सारी एनर्जी मुझे दो। जैसे उसके ऊपर एनर्जी फॉल होती है, ये क्या करता है? मेटल का जो लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है पूरी की पूरी, और इसमें से आधी एनर्जी वो यूज करता है जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यहां से यहां जंपिंग के लिए यूज करता है। तो आपको पता है ना, जब भी किसी के अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई तो वो एक जगह नहीं रहता, वो यहां से यहां से वहां भागेगा, है ना। किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो जॉगिंग चालू कर देगा, भागना चालू कर देगा, इस टाइप से हरकतें करता है। जिसमें एनर्जी कम होती है वो चुपचाप बैठा रहता है। तो सिमिलरली जैसे एनर्जी आपने डी ऑर्बिटल ने ली तो एनर्जी कौन एब्सॉर्ब कर लेगा? पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो एनर्जी का यूज करके, आधी एनर्जी का यूज करके जंपिंग करना स्टार्ट करेगा लोअर डी टू हाई डी। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर डी ऑर्बिटल टू हाई डी ऑर्बिटल, इसको कहा जाता है डीडी ट्रांजिशन। तो बोर्ड में पूछता है डिफाइन डीडी ट्रांजिशन, तो आपको बताना है कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू हाई डी ऑर्बिटल बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो जैसे हमने एनर्जी फॉल की, पूरी एनर्जी एब्सॉर्ब की इस इलेक्ट्रॉन ने, जैसे पूरी एब्सॉर्ब कर ली एनर्जी, उसमें से आधी एनर्जी यूज करेगा जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए लोअर टू हाई डी ऑर्बिटल। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो आधी एनर्जी जंपिंग के लिए यूज कर ली, बची हुई एनर्जी क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। बची हुई एनर्जी क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। और ट्रांसमिट करने के बाद वो आपको शो करेगा, वो एनर्जी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, आपको दिखेंगी कि कौन सी एनर्जी ये ट्रांसमिट करता है। तो ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि अगर इसके ऊपर मैंने रेड कलर दिया, अगर डी ऑर्बिटल में रेड कलर की एनर्जी को मैंने इसके ऊपर फॉल किया इस कंपाउंड के ऊपर, तो ये रेड कलर एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, आधी एनर्जी यूज करेगा रेड वाली, जंपिंग के लिए बची हुई रेड क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। तो मुझे रेड कलर दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये एब्सॉर्ब करते हैं रेड कलर, पर दिखते क्या है आपको? ग्रीन कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट कलर आपको ये शो करते हैं। यानी ये एब्सॉर्ब कर रहे कुछ और कलर, और जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो कुछ दूसरा कलर दिख रहा है। इसका मतलब जो ट्रांसमिट कर रहा है कलर, उस कलर को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक वर्ड ध्यान रखना कि आपने किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक कलर एब्सॉर्ब दे दिया उसको कि तू एब्सॉर्ब कर ले, रेड कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही कलर, पर आपको वो नहीं मिलेगा, उसका अपोजिट कलर मिल गया, तो उस अपोजिट कलर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन, तो आप बोल सकते हो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू हाई डी ऑर्बिटल इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। तो ठीक है, एनर्जी का यूज करके, आधी एनर्जी का यूज करके जंप करता है, बची हुई एनर्जी क्या कर देता है? ट्रांसमिट करता है। पर जो ट्रांसमिट कर रहा है वो आपको सेम एनर्जी नहीं दिखेंगे, आपको दूसरी एनर्जी का कलर दिखेगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और ये साइंटिस्ट ने पूरे कैडमियम से लेकर जिंक तक अलग अलग कंपाउंड बनाए और उनके ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करते गए। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर हम कैडमियम के ऊपर रेट करके देखते हैं, फिर ये कौन सी कलर शो कर रहा है, फिर टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनके ऊपर सबके ऊपर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने फिर कंफर्म कर दिया कि कैडमियम से लेकर जिंक तक ये एब्सॉर्ब करेंगे कुछ और कलर और आपको दिखाएंगे कुछ और कलर। तो ध्यान रखना, स्कैड आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कब शो करेगा? जब ये कैटायन फॉर्म में रहेगा या कंपाउंड फॉर्म में रहेगा। और जब कैटायन और कंपाउंड फॉर्म में रहेगा तो इनमें होना चाहिए डीडी ट्रांजिशन। अगर जिसमें डीडी ट्रांजिशन हो रहा है वही कंपाउंड क्या करेगा? कलर शो करेगा, बाकी नहीं शो करेगा। तो कौन सा कलर ये एब्सॉर्ब करेंगे, कौन सा ट्रांसमिट करेंगे, इसको स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उसने पूरा अलग अलग कंपाउंड बना के दिए और कौन सा एब्सॉर्ब कर रहा है और कौन सा ट्रांसमिट करेगा उसके लिए उसने एक डायग्राम दिया। और वो साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम है मनसेल। उसका नाम है मनसेल, मुनसेल बोल सकते हो। तो मनसेल ने क्या किया? एक व्हील डायग्राम बना के दिया कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स एब्सॉर्ब कर रहा है रेड कलर तो दिखाएगा कुछ और कलर, वो आप पहचान सकते हो उसको इजीली विदाउट प्रैक्टिकल करे हुए। तो उसके लिए हम ये डायग्राम बना देंगे। तो बोर्ड में आएगा
हाउ डू यू डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर, तो इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट लिख के देता हूँ, इसमें कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, आप मुझे बता देना, और लास्ट में इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूंगा, और फिर कौन से फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए वो भी मैं लिख के दूंगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये लैंग्वेज ना पसंद आए तो आपकी मार्केट में डायरीज आ चुकी है नवनीत, आप वहां से वो ले सकते हो और उससे आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। तो आइए कॉपी करेंगे, यहां से मैं लिख के देता हूं कुछ पॉइंट, अब उसको कॉपी कर लेना है। So guys, here is some point written, 3 point I have written here. Or this is here just on this first one, second, third. तो जो हमने पढ़ा है उसके 3 पॉइंट में लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। मेक दिस डायग्राम कि जब कोई लिगैंड आएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन में, तो ये 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाता है। फिर हम विजिबल लाइट गिराते हैं उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है यहाँ से यहाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी, तो उसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो कॉपी दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, जितना भी बताया उसको लिख के दिया। इसके अलावा 2 और पॉइंट है वो हमको काम के नहीं है बट लिख लेंगे। आइए कॉपी करें उसको भी, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। सो गाइस, हियर इज अ लास्ट टर्म। थर्ड पॉइंट में याद कर लेना कि सम पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, द ट्रांसमिटेड लाइट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग मन्सेल्व डायग्राम। दिस इज अ, ये इस टाइप से मन्सेल्व डायग्राम है। अगर एब्जॉर्ब करेगा रेड तो आपको दिखेगा ग्रीन, एब्जॉर्ब करेगा वॉयलेट दिखेगा येलो, एब्जॉर्ब करेगा ब्लू दिखेगा ऑरेंज। एक लाइट में दिख रहा है, कौन सा? इंडिगो। तो आप मुझे बता सकते हैं इंडिगो कब दिखेगा, कौन से कलर एब्जॉर्ब करेगा आपका कंपाउंड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, तब जाके आपको इंडिगो दिखेगा। उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। मन्सेल्व डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे टेक्निक नया वर्जन है, उन्होंने ऐसा सर्कल बनाया और उन्होंने ऐसे यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे रेड, ब्लू, ऑरेंज ऐसा लिखते गए है वो। आप इस फॉर्मेट में बना सकते हो, टेक्स्ट से कॉपी करके, या आपको इन सेंटेंस में चेंज करना है। अगर आपको पूरा टेक्स्ट का अगर नोट्स बनाना है तो आप वहां से भी कुछ पॉइंट वाइज 4 पॉइंट आप वहां से निकाल लेना। तो हम देख रहे हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन, कलर ऑफ 3D सीरीज और ट्रांजिशन एलिमेंट। अपना आपका 3D सीरीज और ट्रांजिशन एलिमेंट कब कलर शो करेगा, वो तभी शो करेगा जब वो डीडी ट्रांजिशन करेगा, या ट्रांजिशन एलिमेंट जब आपके केटायन फॉर्म में रहेंगे या कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे तभी। तो कंपाउंड कैसे बनता है मैंने उसके बारे में बताया कि जब भी कोई आपका डोनर ग्रुप डी ऑर्बिटल के पास आता है तो उनमें रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए डी ऑर्बिटल 2 ग्रुप में स्प्लिट होता है, फिर वो करता है डीटी ट्रांजिशन। तो हमें यहाँ से फैक्टर में पढ़ना है कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करेगा। तो यहाँ पॉइंट कॉपी कर रहा हूं, उसके बाद एक छोटा सा लिख लेते हैं फैक्टर, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप उसको समझ के 2 लाइन में लिख लेना है। सो गाइस, हियर इज द 4 फैक्टर आई हैव रिटन। व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग कलर थ्योरी, को 1 मार्क के लिए पूछेंगे। तो पहले प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, या इसको एलोबरेट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सबसे पहले। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा। सेकेंड, नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 ऐसा है, लिगैंड अटैच टू मेटल आयन, यानी किस टाइप का लिगैंड अटैच है। लिगैंड अलग अलग तो नहीं है, सम टाइम होता है मेटल सेम होता है, पर उनको अगर अलग अलग लिगैंड लगा दो तो उनका कलर चेंज हो जाता है। ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फिर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स तो बहुत सारे हैं उनके, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। आपने 2 ही पढ़े होंगे, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स बदल गई तो कलर भी चेंज हो जाता है, ये एक फैक्टर ऐसा बता सकते हैं। और ये एक नया है आपके लिए, ये एंट्रेंस के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ये वाला, दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो बोर्ड में हम आपके लिए आएगा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कलर थ्योरी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 फैक्टर आप लिख देना, यू विल गेट 1 मार्क कंप्लीटली। या सम टाइम आएगा एक्सप्लेन द कलर थ्योरी, तो कलर थ्योरी एक्सप्लेन कर देना पूरा, और एक छोटा सा फैक्टर देना। अब क्यों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए डी ऑर्बिटल में, ताकि आपका कंपाउंड कलर दिखे। इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूं, फिर इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, एक एक बार इसको देखते हैं। तो नंबर 1 में इसको ले रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मैं 2 कंपाउंड है मेरे पास, क्या उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं नंबर 1, दैट इज कैडमियम H2O, एक्वा बोलते हैं इसको फॉर रेशियो केमिस्ट्री में, +3, ठीक है। यह इसमें एक लिगैंड, ठीक है। और दूसरा देख लो यहाँ पे ZnCl2, ये मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड है, इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं, इसके ऊपर चार्ज है। अब ये कंपाउंड कलर रहेगा, ये कंपाउंड कलर रहेगा, ये डिपेंड करता है क्या, इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड यानी जैसे आपके पास डी ऑर्बिटल है, अगर डी में 1, 2 या 3 अगर ऐसे रहे इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है,
अगर ये सारे पेयरिंग है तो ये क्या हो गए, देयर इज नो अनपेयर्ड, इतना ज्यादा। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये स्कैडनेम नंबर कितना है 21, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 4s2 3d1, चलेगा, चलता है। अब स्कैडनेम का ऑक्सीजन स्टेट निकालो इस कंपाउंड में, कैसे निकालते हो, इसके लिए x, हाउ मेनी एक्वा 6, एक्वा पे ऊपर चार्ज, पानी क्या होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इसलिए हम उसको पीते हैं, तो पानी को चार्ज कितना है 0, टोटल चार्ज +3, x इज इक्वल कितना आएगा +3, यानी स्कैडनेम ने H2 के साथ रिएक्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए 3, तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कहां से 2 यहां से और D से कितना 1, तो D0। अब देखो D में इसके कुछ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्या, इस वाले कंपाउंड में स्कैडनेम में D इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेयर्ड दिख रहे क्या, नहीं, इसका मतलब इसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये 2 ग्रुप में स्प्लिट होगा, बट इसमें 2 ग्रुप में स्प्लिट होने के बाद क्या ये डी ट्रांजिशन कर पाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्या, एनर्जी एब्सॉर्ब करके यहाँ पे वो एब्सॉर्ब करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ऐसा सिनेरियो हो रहा है क्या, नहीं। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्कैडनियम, ये कंपाउंड क्या है, कलरलेस, ये कंपाउंड क्या है आपका, कलरलेस। तो ध्यान रखना, न प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि आपका डी ट्रांजिशन हो। डी ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 3 लर्न कर लेना बोर्ड में 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये डी ट्रांजिशन हो गया, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, चलिए ये हो गया, मैं बस इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना नहीं है। अब नाउ सेकेंड वाला चलते हैं, जिंक Cl2, जिंक कैडमियम नंबर कितना है, जिंक कैडमियम नंबर कितना है 30, कैसे लिखेंगे इसको, AR कैसे लिखा जाएगा 4s2 3d कितना रहेगा बेटा 10, चलेगा, ओके। अब जिंक ने यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, इसको निकालो, इसके लिए ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो इसके लिए x, कितने क्लोरीन है 2, हर क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना -1, टोटल कोई चार्ज दिया है क्या, नहीं, टोटल यानी इस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो कितना लेते 0, x - 2 = 0, x कितना लेते +2, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए। कहां से लॉस किए होंगे, आउटर वाले, आउटर कौन सा है, दिस इज आउटर ऑर्बिटल S से, और D में कितने 10, अब D में 10 इलेक्ट्रॉन है, बांटो, पहले सिंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने ग्रुप में स्प्लिट होगा, 2 ग्रुप में, नीचे T2G ऊपर क्या रहेगा EG, यहाँ पे बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है क्या, नहीं, बिकॉज सारे के इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ पे जगह नहीं इलेक्ट्रॉन कूदने के लिए, तो इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डी ट्रांजिशन नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, जिसका डी ऑर्बिटल 0 हो या जिसकी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, D0 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या होते हैं, कलरलेस। तो पहला फैक्टर प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके गाइस, हियर सेकंड फैक्टर, लिगैंड अटैच टू मेटल आयन, लिगैंड देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ मेटल कौन है, कॉपर, यहाँ मेटल कौन है, कॉपर, मेटल सेम है, यहाँ लिगैंड क्या है H2, यहाँ क्या है क्लोरीन, तो क्या दोनों का कलर सेम होगा, मेटल सेम है, तो दे फाइंड आउट, इसका कलर मिला हमें ब्लू, इसका कलर मिला येलो, तो देखो मेटल दोनों में सेम है बट लिगैंड क्या हो गया अलग अलग, तो कलर क्या हो गया चेंज। तो फैक्टर नंबर 2, अगर आपका मेटल अगर सेम है, लिगैंड अगर डिफर है, तो कलर क्या हो जाएगा चेंज। अब देखते हैं कि इसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है क्या, इसके डी ऑर्बिटल में, तो अब ये ब्लू कलर शो कर रहा है, ये येलो, इसका मतलब इसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाथ होगा, इसके भी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड होगा, बट लिगैंड अलग अलग है। तो देखते हैं, पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर में कॉमनली लिख देते हैं, 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR, क्या लिखते हैं 4s1 3d10, कौन सा लिखते हैं, एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व लिखेंगे। कॉपर के ऊपर चार्ज निकालो, यहाँ पे कितना है इसके लिए x, हाउ मेनी H2 6, हर H2 पे चार्ज 0, टोटल चार्ज सर के ऊपर +2, यानी कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे इस कंपाउंड बनाने के लिए +2, तो कॉपर के लिखेंगे +2, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से जाएगा 0 और D से 1 इलेक्ट्रॉन 9, चलो D में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, बांटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्प्लिट करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया, नीचे 3 ग्रुप, ऊपर कितना रहेगा 2, DD होना जरूरी है, चलो 9 बांटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब देखो 9 हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जगह है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, बिकॉज दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स में, DD करेगा, कलर शो करेगा, पर कौन सा शो कर रहा है, ब्लू, बिकॉज का लिगैंड क्या है H2, इसमें भी सेम रहेगा, देखो इसके ऊपर चार्ज निकालो, कॉपर के ऊपर x, हाउ मेनी क्लोरीन 4, हर क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना -1, टोटल चार्ज कितना होता है -2, ये कहां पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, फाइंड आउट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन हमने सीखा है, तो x - 4 = -2, x कितना आएगा +2, तो यहाँ पे भी कॉपर के ऊपर +2 चार्ज आएगा, यानी सेम रहेगा ये वाला सिनेरियो,
इसमें जो हमने ये वाला सिनारियो लिखा है इसमें भी सेम रहेगा, यानी इसमें भी कितना है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 में से एक क्या रहेगा अनपेयर्ड और डीडी होगा। इसमें भी डीडी है, इसमें भी डीडी है, पर ये कौन सा शो कर रहा है, ब्लू कलर, बिकॉज लिगैंड अलग है। ये कौन सा शो कर रहा है, येलो। यानी अगर मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मेटल सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उसके और पॉजिटिव चार्ज सेम है, बट उसके लिगैंड बदल गए तो क्या हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कीप इन माइंड। तो फैक्टर नंबर 2 हो गया। आई होप कि आपको समझा होगा। फैक्टर नंबर 2 थर्ड लेते हैं हम लोग। ओके गाइस, हियर इज थर्ड फैक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, उसकी ज्योमेट्री या उसका हाइब्रिडेशन भी एक वर्ड ऐड कर दिया हमने, हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल कॉपी करता हूँ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, कॉपर H2O 6 टाइम, ये आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, और ये भी आपने थोड़ी देर पहले देखा आपने Cl4 2-। कैन यू टेल मी, दोनों कंपाउंड मेटल सेम है, लिगैंड अलग है, अब इसकी ज्योमेट्री बताइए। इसमें कितने लिगैंड है, 6, यानी इसकी वैलेंसी कॉपर की कितनी होगी, 6 वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, इसका कितना हो गया, 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दोस्तों हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 है ना, जिसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का है, ठीक है ना, हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, उन्होंने दिया है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, इस एटम की 4 क्लोरीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाइब्रिडेशन क्या होता है, 4 के लिए sp3, S का 1 P की 3, टोटल कितने हो गए, 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, टेट्रा, इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp3, उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, कलर क्या है, येलो, है ना। तो देखो रिपीट हो गया, एग्जांपल रिपीट कर लिया, पर इसको अनदर वे से हमने इस एग्जांपल को देख लिया इसमें कि अगर इसकी ज्योमेट्री अगर अलग रहेगी, दोनों कंपाउंड की अगर ज्योमेट्री बदल गई, यहाँ पे कॉपर की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी अकॉर्डिंग टू उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री बदल गई तो कलर भी क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड और हाइब्रिडेशन, ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज थर्ड। इसके बाद लास्ट लेते हैं, आखिरी वाला जो, सो गाइस हियर इज लास्ट हमारा फैक्टर है चार्ट ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके, दिस एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल है, आपको इसको एंट्रेंस के लिए अच्छे से करना, बोर्ड में इसको बस हेडिंग लिख के छोड़ देना है। तो फैक्टर इफेक्टिव में स्टार्टिंग में हेडिंग लिखा था, बस उतना ही काफी बोर्ड के लिए, ये आपको समझा रहा हूं। चार्ट ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो क्या आपका यहाँ पे मैग्नीशियम कलर होगा, मैग्नीशियम एक कंपाउंड है। मैग्नीशियम एक्चुअली कैसा था, ये था K1O4, नाम सुना होगा कमिनोफोर, कमिनोफोर बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये K1O4। इसको अगर आपने ब्रेकअप किया तो क्या निकल जाएगा, K+ NMnO4-। तो मैंने इसको क्या लिखा है, K को उड़ा दिया यहाँ से और ये पूरा कंपाउंड याद कर दिया, इस टाइप से लिखा। ये एग्जांपल आपको दिया रहेगा कहीं ना कहीं एमसीक्यू में, या अलग वे से कुछ ऐसा कंपाउंड दिया रहेगा, ऐसे कंपाउंड पे अलग देकर पूछेंगे क्या ये कलर है। तो सबसे पहले ये मैग्नीज है, ये आपका मैग्नीज है, इसको कैपिटल में लिखो MnO4-, ठीक है, टोटल चार्ज -1 है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना आपको पता है, 25, काम 25 है, उम्र अभी 26 है। चलो पढ़ते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, 4s2 3d5, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब मैग्नीज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, सबसे पहले इसको ऑक्सीजन स्टेट निकालो। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट, लगाओ बच्चा दिमाग, इसके लिए जिसका निकालना उसका x, हाउ मेनी ऑक्सीजन 4, हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 माइनस, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1। सॉल्व करो, x +- 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7। देख लो क्या सर आप भी ना बच्चे वाली बात, -1 +8, ओके, ये शिफ्ट होगा इधर, क्या होगा प्लस, देखो +7 आएगा। तो मैग्नीशियम ने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कहां से गए 7 इलेक्ट्रॉन, 2 गए यहां से और डी से कितने गए, 5 गायब हो गए। अरे सर अब तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी डीडी ट्रांजिशन करेगा ही नहीं। अब डीडी ट्रांजिशन करेगा नहीं तो ये क्या होना चाहिए, कलरलेस, कलरलेस होना चाहिए, है ना। बट ये कलरलेस होने के बावजूद ये क्या शो करता है, कलर। और ये कौन सा शो करता है, कलर, पिंक कलर, दिस शो पिंक कलर। अरे सर आपने अभी तो बोला कि डी ऑर्बिटल में एंटी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर इसने तो पूरे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए कंपाउंड बनाने में, तो ये पिंक कलर कैसे शो करता है। तो देयर इज अ रीजन, इसमें हेडिंग लिखा है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर करेगा और हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा में यानी कलर का एक ब्रांड मिलता है, बैंड मिलता है, बैंड। तो देखिए कैसे हमें मिलता है चार्ज, कौन अपना चार्ज ट्रांसफर करता है। तो देखिए हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर एक -1 चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल में क्या कर देता है, शिफ्ट। अब ये आपका मेटल का डी ऑर्बिटल ऐसे खाली पड़े हुए हैं, और ये आपका ऑक्सीजन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल में दे देता है, बोलता है कि तेरा डी ऑर्बिटल खाली हो गया ना, अब मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना चार्ज इसके डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। जैसे मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया, फिर वहां पे क्या होता है, डी ट्रांजिशन।
तो ये जो यहाँ पे जो लिगैंड है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना चार्ज ट्रांसफर कर देता है मेटल की तरफ, और मेटल फिर करता है dt ट्रांजिशन, जिससे हमें क्या मिलता है, कलर का एक बैंड मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम यानी कलर का बैंड, कलर मिलता है, तो उसको बोलता जाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो कभी कभी एग्जांपल दे रहेंगे कि which of the following given below compound are colorless या colored, तो आपको समझना ये चारों फैक्टर अप्लाई करना, पहला फैक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा ज्यादातर आपको अप्लाई करना है नीट और जेडब्ल्यू में। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही काफी है कलर थ्योरी, कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कलर और कलरलेस शो करते हैं, उसके लिए पूरा सिनारियो मैंने बताया। थोड़ा फास्ट हुआ है, मल्टीपल टाइम रिपीट भी हुआ है, तो उसके मुझे खेद है, पर समझो कंसेप्ट। पहले वो केटायन या लिगैंड फॉर्म में, केटायन या कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे तभी कलर शो करेंगे। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा आपका, नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें रहेगा कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद दो फर्दर क्या प्रॉपर्टी है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी से पहले हम ले लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फिर इंटरस्टेशियल कंपाउंड है। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, डी ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।